हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आप सबका स्वागत है बायो की क्लास में। तो आज हम बायो का चैप्टर करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो भी वन शॉट में। तो चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि ग्रोथ एंड ग्रोथ रेट्स। तो प्लांट ग्रोथ है क्या चीज़? चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए ग्रोथ क्या चीज़ है। तो इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल इज कॉल्ड ग्रोथ। ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है कि जब मास और सेल के मास और नंबर में इंक्रीमेंट होता है तो उसको कहते हैं ग्रोथ। अब प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, यानी कि इंटरनल ग्रोथ होती है। और ये इंट्रिंसिक ग्रोथ, ये इंटरनल ग्रोथ जो है वो सभी प्लांट्स का फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक है। बेटा जैसे कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर देखोगे ना, तो क्या होता है विंटर के टाइम में क्या होता है, जो माउंटेन्स होते हैं ना उनके आउटसाइड में क्या हो जाता है कि स्नो का एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो ऐसी ग्रोथ को एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं। और ये ग्रोथ ना रिवर्सिबल होती है, ठीक है, क्योंकि जब समर आती है तो माउंटेन जो है वो मेल्ट हो जाते हैं। तो ये एक रिवर्सिबल ग्रोथ है। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। यहाँ से एमसीक्यू ये आएगा कि नॉन लिविंग में कैसी ग्रोथ होती है, एक्सट्रिंसिक होती है, रिवर्सिबल होती है, और एक्सट्रिंसिक होती है और रिवर्सिबल। और जो लिविंग होते हैं उनमें इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है और इरिवर्सिबल होती है। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म में इरिवर्सिबल, जैसे कि अब ये जो है वो रिवर्स नहीं होगी, और इसमें एक बार परमानेंट इंक्रीमेंट हो गया तो फिर वो नहीं हो, जब एक बार परमानेंट इंक्रीज होगी फिर वो दोबारा चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन इसमें टेम्पररी होती है, तो इसमें इरिवर्सिबल। उसमें देखो अगर ग्रोथ आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के बारे में डिफरेंस करना है तो आप बोल सकते हो लिविंग में इरिवर्सिबल होती है, नॉन लिविंग में रिवर्सिबल होती है। लिविंग में परमानेंट ग्रोथ होती है, नॉन लिविंग में टेम्पररी होती है। लिविंग में जो लिविंग, अच्छा ठीक है, ओके ओके। अब देखो यहाँ पे, अब बेटा क्या होता है कि ग्रोथ के पार्ट क्या है, जैसे पार्ट, जैसे जब प्लांट के पार्ट्स में ग्रोथ होती है, प्लांट के ऑर्गन में ग्रोथ होती है, प्लांट का जो सेल होता है उसका साइज बढ़ता है, ठीक है। तो बेटा ग्रोथ जो ये ना, ग्रोथ जो है ना लिविंग में वो कॉन्स्पिक्वस होती है, इसको आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो। ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है ना। तो अब ये जो है ना प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो ओपन ग्रोथ होती है, यानी कि इनडेफिनिट होती है, इनडिटर्मिनेट होती है, इनडेफिनिट होती है, इनडिटर्मिनेट होती है। प्लांट की ग्रोथ ओपन होती है, मतलब कि प्लांट की ग्रोथ कंटिन्यूस होती है थ्रू आउट लाइफ स्पैन। पूरे लाइफ स्पैन में प्लांट की ग्रोथ कंटिन्यूस ही होती है, ठीक है ना, समझ आ गया। तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूस होती है थ्रू आउट लाइफ स्पैन, ठीक है। प्लांट की ग्रोथ जो है वो ओपन ग्रोथ है, इनडेफिनिट है, इनडेफिनिट है, और डिटर्मिनेट है, मतलब ये कंटिन्यू होती रहती है लाइफ स्पैन में। तो इसलिए ये इनडेफिनिट है और डिटर्मिनेट है। और ग्रोथ जो है प्लांट की ये क्वांटिटेटिव है और इसको आसानी से आप ऑब्जर्व कर सकते हो, इसलिए इसको कॉन्स्पिक्यूस बोलते हैं। ये इनडेफिनिट है, इनडिटर्मिनेट है, ओपन ग्रोथ है, इसलिए इसको यूनिक बोलते हैं प्लांट की ग्रोथ को। अब देखो, अब क्लोज ग्रोथ, जैसे बेटा जब ग्रोथ हो लीव्स, फ्रूट, फ्लावर्स, ठीक है, ये क्लोज ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बाकी प्लांट के पार्ट ना ओपन ग्रोथ शो करते हैं, लेकिन जो लीव, फ्लावर, फ्रूट ये क्लोज ग्रोथ शो करते हैं। प्लांट की ग्रोथ लोकलाइज्ड होती है, मतलब ग्रोथ ना प्लांट में सिर्फ स्पेसिफिक लोकेशन में ही होती है। प्लांट में मेरिस्टेम पाया जाता है। मेरिस्टेम एक एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है प्लांट में, और ये स्पेसिफिक लोकेशन में होता है, मतलब रूट की टिप और शूट की टिप में होता है मेरिस्टेम। ग्रोथ बेटा कब होती है? जब एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म से ज़्यादा हो, यानी कि जैसे अब हमारी ग्रोथ कैसे होती है, जब हमारे में न्यू सब्सटेंस जो है वो ज़्यादा बने, मतलब कि सब्सटेंस के टूटने के कंपैरिजन में ज़्यादा बने। तो एनाबोलिज्म होता है सब्सटेंस का फॉर्मेशन, और कैटाबोलिज्म होता है सब्सटेंस का ब्रेकडाउन। तो जब एनाबोलिज्म जो है, जब केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में के अंदर होती है, मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर होता है, तो जब एनाबोलिज्म जो है वो कैटाबोलिज्म से ज़्यादा हो तब ग्रोथ होती है। ग्रोथ जो है वो मेजरेबल होती है विद रिस्पेक्ट टू सेल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो ये सेल है, ये गोल्जी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जब सेल ग्रो करेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, सेल ऑर्गेनेली भी डबल हो जाएंगी और वैक्यूल का साइज जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ग्रोथ होती है, ठीक है।
और प्रोटोप्लाज्म कंटेंट भी बढ़ जाता है। ग्रोथ को जो है वो मेज़र करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। ग्रोथ को मेज़र करना डिफ़िकल्ट होता है। इनडायरेक्ट मेज़र इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द ग्रोथ। तो आप ग्रोथ को मेज़र कर सकते हो, तो इनडायरेक्टली आप ग्रोथ को मेज़र कर सकते हो, क्योंकि ग्रोथ को बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है मेज़र करना, क्योंकि इस सेल में जो है वो प्रोटोप्लाज्म, जब सेल ग्रो करता है तो प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट जो है वो बढ़ जाता है। तो बेटा आप ग्रोथ का एस्टिमेशन कैसे कर सकते हो? एस्टिमेशन ऑफ ग्रोथ, तो यहाँ पे देखो, जैसे कि इंक्रीज़ इन सरफेस एरिया, जबकि सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है तब हम मानते हैं कि ग्रोथ हुई है। बेटा ये पैरामीटर ना आप, ये सरफेस एरिया वाला पैरामीटर ना आप तब यूज़ करोगे जब आप किसी भी फ्लैट ऑर्गन, यानी जब आप ना लीव्स का यूज़ करोगे, तो लीव्स का सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है ना। तो अगर जब लीफ मान लो पहले नैरो है, लेकिन मतलब उसका सरफेस एरिया कम है, लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा होगा तो उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो हम मानेंगे कि लीफ ने ग्रो किया। अब इंक्रीज़ इन वॉल्यूम, ठीक है ना। तो जब वॉल्यूम में इंक्रीज़ होता है तब भी ग्रोथ होती है, जब सरफेस एरिया में इंक्रीज़ होता है तब भी ग्रोथ होती है। वॉल्यूम में इंक्रीज़ यानी कि ये लागू हो सकता है, ये पैरामीटर यूज़ हो सकता है स्टोरेज ऑर्गन के लिए। जैसे बेटा आपके जो जिंजर हैं, पोटैटो हैं, ये प्लांट का मॉडिफाइड पार्ट है और इसमें जो है वो फूड स्टोर होता है, तो इसको बोल सकते हो इंक्रीज़ इन वॉल्यूम। जब फूड स्टोर होता है तो जब फूड स्टोर होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ हुई है, ठीक है। अब जैसे कि आप जो है जब भी हम जो है किसी भी प्लांट टिश्यू का मतलब वो ग्रोथ को एस्टिमेट करते हो, तो आप जो है उससे कहते हैं इंक्रीज़ इन फ्रेश एंड ड्राई वेट। मतलब कि इस इंक्रीज़ इन फ्रेश एंड ड्राई वेट का मतलब है कि मास में इंक्रीज़ होना। जब आप ड्राई वेट करते हो या फ्रेश वेट करते हो, तो ड्राई वेट में क्या होता है, वाटर अब्सेंट होता है, तो ये मोस्टली प्रेफर्ड होता है मेज़र करने के लिए। लेकिन फ्रेश वेट जो होता है उसमें पानी प्रेजेंट होता है, तो वो एक्यूरेट वेट नहीं आता है। जो फ्रेश वेट होता है ना जिसमें पानी प्रेजेंट होता है, तो उससे एक्यूरेट वेट नहीं आता है। ड्राई वेट जो होता है उसमें पानी प्रेजेंट होता है, तो उससे आप एक्यूरेट वेट आता है, तो आप ये प्रेफर्ड है, ठीक है। अब जैसे लेंथ का इंक्रीज़ होना, तो ये लेंथ का इंक्रीज़ होना जो है, लेंथ का इंक्रीज़ होना, इसको भी ग्रोथ कहते हैं। जैसे आप देखते हो कि रूट टिप और प्लांट की रूट टिप है, शूट टिप है, उसकी सेल इलोंगेट होते हैं ना। जब रूट टिप और शूट टिप में मेरिस्टेम होता है, तो मेरिस्टेम के सेल डिवाइड करते हैं, जिससे रूट टिप और शूट टिप की लेंथ इंक्रीज़ होती है और प्लांट की लेंथ भी इंक्रीज़ होती है। और यहाँ पे देख सकते हो पोलन ट्यूब्स जो हैं, इनकी लेंथ का इंक्रीज़ होना। तो ये है आपका प्लांट का जो फीमेल वाला पार्ट है। तो ये ओवरी है, ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है। स्टिग्मा के ऊपर मेल का पोलन ग्रेन आया और यहाँ पे जो है पोलन ग्रेन की लेंथ इंक्रीज़ हुई और इसने पोलन ट्यूब बनाई, इसमें मेल गैमेट होते हैं। और फिर ये जो है वो मतलब इसकी पोलन ट्यूब की फिर ग्रोथ होती है और ये फीमेल की ओवरी में पहुंचते हैं और गैमेट रिलीज़ करते हैं। तो ये है इन पौधे में ना, मतलब कि रूट टिप, शूट टिप और लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब का बढ़ना भी ग्रोथ कहलाता है, ठीक है। इंक्रीज़ इन सेल साइज़, जैसे आपको पता है कि वाटरमेलन जो होता है उसका पर सेल जो है वो उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है अप टू 3,50,000 टाइम्स, ठीक है। और ये सेल साइज़ का इंक्रीज़ होना भी ग्रोथ कहलाता है। और सेल नंबर, जैसे कि आपका मेज़ का रूट एपिकल मेरिस्टेम है, वो डिवाइड होता है, तो वो 1 घंटे में 17,500 नए सेल बनाता है, ठीक है ना। तो इंक्रीज़ इन सेल नंबर भी ग्रोथ कहलाता है। तो आपने याद रखना है, इंक्रीज़ इन सेल साइज़, इंक्रीज़ इन सेल नंबर, इंक्रीज़ इन सरफेस एरिया, इंक्रीज़ इन वॉल्यूम, इंक्रीज़ इन फ्रेश एंड ड्राई वेट, इंक्रीज़ इन लेंथ, ये सारे ग्रोथ के पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अब ग्रोथ के फेसेस क्या हैं, तो हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। तो देखो ग्रोथ की जो स्टेजेस है, फेस ऑफ, पहले सेल डिवीज़न होती है, फिर सेल इलोंगेट होती हैं, फिर मैच्योरेशन फेस आता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सॉइल वाला एरिया है, तो सॉइल के अंदर क्या होती है, रूट होती है और रूट की टिप में रूट एपिकल मेरिस्टेम होते हैं।
ये शूट होती है और शूट की टिप पे शूट एपिकल मेरिस्टेम होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऊपर क्या है, ये देखो ऊपर क्या एपिकल मेरिस्टेम है। तो मेरिस्टेम जो है वो ग्रीन वाले पार्ट, ये ना मैंने इसको ग्रीन वाला पार्ट समझ लो। तो मेरिस्टेम जो है वो ग्रीन वाला पार्ट है। ये देखो ये भी मेरिस्टेम है, ये भी मेरिस्टेम है, ये भी मेरिस्टेम है, ठीक है। ये साइड में भी ये देखो मेरिस्टेम है, ठीक है ना। तो ये मैंने जो शेड दी है ना, ये सभी मेरिस्टेम को आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो मेरिस्टेम अब ये जो बिना शेड के है ना एरिया, ये परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। परमानेंट टिश्यू जो है उनमें कभी डिवीज़न नहीं होती है, डिवीज़न सिर्फ मेरिस्टेमेटिक, ये जो मेरिस्टेमेटिक एरिया है उनमें डिवीज़न होगी, ठीक है। अब इंटर कैलरी बिटवीन टू मैच्योर, अब ये जो इंटर कैलरी है ना, इंटर कैलरी ये होता है। तो ये दो मैच्योर टिश्यू है ना, ये और ये, तो इन दोनों मैच्योर टिश्यू के जो बीच का एरिया होगा वो इंटर कैलरी कहलाता है, ठीक है। टू परमानेंट टिश्यू के बीच का एरिया इंटर कैलरी कहलाता है। ये जो साइड में है वो लेटरल मेरिस्टेम है, ठीक है। ये परमानेंट टिश्यू में डिवीज़न नहीं होती है, जो ये मेरिस्टेम है उसमें डिवीज़न होती है, ये साइड वाला लेटरल मेरिस्टेम है, और ये जो दो परमानेंट टिश्यू के बीच का एरिया इंटर कैलरी मेरिस्टेम है। अब बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ना वो बेस्ड किसके ऊपर बेस्ड है, पोजीशन एंड ऑक्यूरेंस के ऊपर। मेरिस्टेमेटिक फेस को फेस ऑफ सेल डिवीज़न भी बोलते हैं। मेरिस्टेमेटिक फेस अक्कर इन पार्ट, मेरिस्टेमेटिक ये सेल डिवीज़न का फेस कहाँ पे होता है, जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट होते हैं। तो सेल डिवीज़न वाला फेस वहाँ पे होता है जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट होता है। अब देखो मेरिस्टेम जो है ना वो फर्स्ट फेस है ग्रोथ का, वो ग्रोथ का फर्स्ट फेस है। अब करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। सेल वॉल की नेचर प्राइमरी होती है, सेल वॉल थिन होती है, प्राइमरी होती है, इसमें नए सेल बनते हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल में नए सेल बनते हैं, इसमें जो है अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शंस होते हैं। तो बेटा ये ना मेरिस्टेम से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने हर पॉइंट याद रखना है कि मेरिस्टेम में जो नए सेल बनते हैं उसमें अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। अब अगला फेस है हमारा मेरिस्टेमेटिक हो गया। मैंने बता दिया आपको कि इसकी मेरिस्टेम की सेल वॉल थिन होती है, प्रोटोप्लाज्म जो है वो डेंस होता है, साइटोप्लाज्म भी डेंस होता है, न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट होता है, और अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शंस होते हैं। अगला फेस है इलोंगेशन फेस, और इसको फेस ऑफ इनलार्जमेंट भी बोलते हैं। इलोंगेशन फेस जो है वो ग्रोथ का सेकंड फेस है, ठीक है। इलोंगेशन फेस कौन सा है, ग्रोथ का सेकंड फेस है। अब इसमें क्या होता है, ये ग्रोथ का सेकंड फेस है इलोंगेशन। इसकी करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इसमें वैक्यूलेशन इंक्रीज होती है, मतलब इसमें वैक्यूल का नंबर, वैक्यूल का साइज बढ़ता है। इलोंगेशन फेस में वैक्यूलेशन इंक्रीज होती है, वैक्यूलेशन का नंबर, वैक्यूल्स का साइज इंक्रीज होता है, और नई सेल वॉल की डिपोजिशन होती है। इलोंगेशन फेस में पहले तो ये कि वैक्यूल्स का साइज और नंबर इंक्रीज होता है, फिर न्यू सेल वॉल डिपॉजिट होती है। अब न्यू सेल वॉल डिपॉजिट होने से थिकनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है इलोंगेशन फेज में, और सेल का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट फेज है मैच्योरेशन फेज और फेज ऑफ डिफरेंशिएशन। अब बेटा जो मैच्योरेशन फेज है यानी फेज ऑफ डिफरेंशिएशन है, इसमें स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन होती है और फिजियोलॉजिकल डिफरेंस। पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन का मतलब समझाऊंगी। जैसे मान लो ये एक सेल जो है वो G1S G2M फेज को के थ्रू होता हुआ ये एक सेल टू सेल में डिवाइड हो गया। अब जैसे ये फिर जैसे ना, अब जब मान लो ये इसमें से एक सेल फिर G1 फेज में गया, लेकिन ये इसने आगे कंटिन्यू नहीं किया, ये एग्जिट हो गया और ये G0 फेज में चला गया। और जब कोई भी सेल जो है G1 फेज से कंटिन्यू आगे को सेल साइकिल में आगे को कंटिन्यू नहीं करता है, वो G1 से ही एग्जिट मार लेता है और G0 फेज में चला जाता है, तो वो डिफ्रेंसिएशन करता है। डिफ्रेंसिएशन मतलब कि वो स्पेशलाइजेशन करता है, ठीक है ना। तो स्पेशलाइजेशन मतलब कि अब वो सेल ना अब डिवीज़न नहीं करेगा,
वो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन में जो सेल है ना वो परमानेंट शेप और परमानेंट साइज जो है वो अक्वायर कर लेता है। तो स्ट्रक्चरल में सेल परमानेंट शेप और परमानेंट साइज जो है वो अक्वायर कर लेता है। फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन में जो है वो क्या होता है, सेल जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे देखो रूट के हेयर है तो रूट के हेयर में स्पेशल रूट सेल होते हैं। तो ये स्पेशल रूट सेल जो है जब ये डिफरेंशिएशन जब ये स्पेशल रूट सेल अंडरगो डिफरेंशिएशन तो ये स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ये रूट सेल क्या करेंगे, ये वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। और क्योंकि अभी ये बेटा देखो रूट सेल जो है, अब ये सेल जो है वो G1 से इसने एग्जिट मान लिया रूट सेल ने, और ये जो है वो डिफरेंशिएशन में चला गया। अब ये स्पेशलाइजेशन करेगा, स्पेशल फंक्शन करेगा, मतलब ये एब्जॉर्ब करेगा वाटर और मिनरल्स को, ठीक है। आपको पता है जैसे फोटोसिंथेसिस जो है वो किसके द्वारा होती है, मेसोफिल सेल में। तो यहाँ पे मेसोफिल सेल भी ये G0 फेज में चला गया, जिससे ये डिफरेंशिएशन करेगा और ये स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेगा। मेसोफिल सेल स्पेशल फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा, फोटोसिंथेसिस। अब बेटा देखो ग्रोथ 2 टाइप की होती है, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ में प्लांट की लंबाई बढ़ती है, सेकेंडरी ग्रोथ में प्लांट की चौड़ाई बढ़ती है, प्लांट की गिर्थ बढ़ती है, प्लांट की मोटाई, प्लांट का डायामीटर बढ़ता है, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ जो है इसमें ये जो है सभी प्लांट्स में होती है। सेकेंडरी ग्रोथ जो है ये डाइकोट यानी कि एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में होती है, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट में होती है लेकिन एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में होती है। सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो मोनोकोट में अब्सेंट होती है, याद रहेगा। तो मैंने बोला सेकेंडरी ग्रोथ है एंजियोस्पर्म में भी होती है, जिम्नोस्पर्म में, डाइकोट में होती है, लेकिन मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ अब्सेंट होती है, ओके। लेकिन प्राइमरी ग्रोथ जो है वो ऑल प्लांट्स में होती है और इसमें प्लांट की लंबाई बढ़ती है। और सेकेंडरी ग्रोथ में जो है प्लांट की गिर्थ यानी कि प्लांट की चौड़ाई बढ़ती है, प्लांट की मोटाई बढ़ती है, प्लांट का डायमीटर बढ़ता है, ठीक है ना। तो याद रखना। अब क्या आपको पता है कि जो प्राइमरी ग्रोथ होती है, अब देखो प्लांट की लंबाई, एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल जो है ये भी प्लांट की लंबाई को बढ़ाते हैं और इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी ना प्लांट की लंबाई को बढ़ाता है। लेकिन जो आपके लेटरल मेरिस्टेम होते हैं ना ये प्लांट के गिर्थ, डायामीटर, विड्थ, थिकनेस को बढ़ाते हैं, यानी कि लेटरल मेरिस्टेम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, ठीक है। अब आपको पता है जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है उसको सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम भी बोलते हैं, यानी कि वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है इसलिए इसको सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम भी बोलते हैं, इसे सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं। ये जो है वेस्कुलर कैम्बियम आपको साइड में लोकेटेड होता है और ये सेकेंडरी ग्रोथ करता है, याद रखना, ठीक है। अब ये शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम ये प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं और ये प्राइमरी ग्रोथ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ रेट। तो बेटा ग्रोथ रेट क्या होता है, ग्रोथ पर यूनिट टाइम को ग्रोथ रेट बोलते हैं कि पर यूनिट टाइम में कितनी ग्रोथ हुई, ठीक है। अब ये 2 टाइप का होता है ग्रोथ रेट, अरिथमेटिक ग्रोथ रेट और जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट। अब देखो जैसे ना यहाँ पे एक सेल डिवाइड किया, ठीक है ना, दो सेल में डिवाइड हो गया। अब ये ना जो इन दोनों सेल में से जो एक सेल है वो G0 फेज में जाएगा और डिफरेंशिएशन करेगा और स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेगा। फिर ये एक सेल जो है ये फिर 2 में डिवाइड होगा, फिर इसका ये सेल जो है डिफरेंशिएशन करेगा यानी कि G0 सेल में जाएगा। अब यहाँ पे समझो आप ये जो रेक्टेंगल से ये जो रेक्टेंगल है इसको कट किया। अब इसके देखो ये इसमें ना ये सेपरेशन नहीं कट नहीं किया, यहाँ से एक पार्टीशन वाला वो आ गया, ये 2 सेल बन गए, एक सेल से 2 सेल बन गए। अब इसमें से एक डिफरेंशिएशन करेगा, फिर इस एक के 2 बने। अब ये तो डिफरेंशिएशन किया ही हुआ है तो ये अब इस एक के 2 बने तो ये भी डिफरेंशिएशन करेगा, फिर ये डिवाइड हो जाएगा, ये जो मतलब बिना शेड के है ना, फिर ऐसे साइकिल चलता रहेगा। अब बेटा देखो 2 डॉटर सेल बने, आपको पता है कि एक सेल से 2 डॉटर सेल बने, लेकिन दोनों डॉटर सेल में से जो एक सेल है ना वो डिवाइड करेगा और दूसरा डिफरेंशिएट होगा। मैंने बताया कि एक सेल है ना, मानो एक सेल जो है डिवाइड किया तो 2 डॉटर सेल बनेंगे, दोनों डॉटर सेल में से ना जो एक सेल होगा वो डिफरेंशिएशन करेगा और ये बेटा कांस्टेंट ही, ये जो है कांस्टेंट रेट में होगा, ये जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट रेट में होगी। तो एग्जांपल जैसे बेटा देखो
जैसे आप देखते हो रूट की इलोंगेशन कैसे होती है, कांस्टेंट रेट पे होती है ना। तो जो आपकी लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो भी एरिथमेटिक ग्रोथ का एग्जाम्पल है। लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में भी ऐसे होता है, याद रखना। अब एरिथमेटिक ग्रोथ का बेटा ना इसका ना ग्राफ पूछ लेते हैं कि एरिथमेटिक ग्रोथ जो वो कैसा ग्राफ शो करती है। तो देखो जैसे टाइम के बढ़ने के साथ साथ कैसे लंबाई इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एल नोट क्या है, ये देखो ये इनिशियल लेंथ है पौधे की, ये स्टार्टिंग की लेंथ है, और एल टी जो है ये फाइनल लेंथ है। तो एल नोट इनिशियल लेंथ है और एल टी फाइनल। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो ये स्टार्टिंग की लेंथ है, वैसे वैसे पौधे की लंबाई भी बढ़ रही है। और ये देखो अब आपको पता है ये अब इसका फार्मूला क्या है, ये जैसे एल टी लेंथ एट टाइम टी, ये पौधे की लेंथ है टाइम टी पे, ठीक है। तो क्या एल नॉट प्लस आर टी, पौधे की लेंथ टाइम टी पे क्या एल नॉट प्लस आर टी। और इसका ग्राफ जो है आपने ये याद रखना, आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, इसमें पूछेगा कि जो अरिथमेटिक ग्रोथ होती है उसका ग्राफ कैसे होता है, तो उसका ग्राफ लीनियर होता है। और जियोमेट्रिक ग्रोथ कैसे होती है, अब यहाँ देखो ये एक सेल के 2 बने, अब इसके भी 2 बने, ये इसके भी 2 बने, आगे इसके 2 बने, इसके 2 बने, इसके 2 बने। तो देखो यहाँ पे पहले 1 से 2 बने, फिर 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, 8 से 16 बने, तो इस तरह से। तो बेटा ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में दोनों डॉटर सेल जो है वो डिवीज़न करते हैं। इसमें ना ग्रोथ रेट हमने देखा कि अरिथमेटिक में ग्रोथ रेट कांस्टेंट ही है, वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें ग्रोथ रेट आप देख सकते हो कि कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें जो है अब देखो बेटा अरिथमेटिक में लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, अरिथमेटिक में लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, लेकिन जियोमेट्रिक में अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, जैसे जाइगोट ना डिवीज़न करता है, जियोमेट्रिक ग्रोथ में जाइगोट डिवीज़न करके एम्ब्रियो बनाता है। तो लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहाँ पे होती है, लेट वाली होती है अरिथमेटिक में, लेट वाली अरिथमेटिक में, और अर्ली वाली जियोमेट्रिक में, ओके। अच्छा तो आगे अब देखो, अब यहाँ पे देखो ये ग्राफ है आपका ज्योमेट्रिक का। ज्योमेट्रिक का मैंने आपको बताया कि ज्योमेट्रिक में अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है ना। तो ये देखो ये ग्राफ ज्योमेट्रिक, आपने ना ग्राफ ग्रुप आपने, क्योंकि कंपटीशन में आपको ग्राफ नहीं बनाने को बताएंगे, आपको बताएंगे कि ये जो ज्योमेट्रिक में कैसी शेप होती है ग्राफ की। तो सिग्मोइड देख सकते हो, सिग्मोइड शेप होती है। जैसे जैसे टाइम को आप इंक्रीज़ करोगे वैसे वैसे ऑर्गन का वेट जो है वो बढ़ेगा, और एक पॉइंट पे आके जो है फिर वेट बढ़ेगा नहीं, वो स्टेशनरी फेस में चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो डब्ल्यू नोट वाला फेस है ये लैग फेस है, ठीक है। और ये जो बढ़ रहा है वेट बढ़ रहा है ना, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फेस बोलते हैं, और इसको लॉग फेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये डब्ल्यू टी क्या है, ये फाइनल वेट है, यहाँ पे ये वेट अब इतना बढ़ गया, अब इससे आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये डब्ल्यू नॉट इनिशियल वेट है, ई क्या है एक्सपोनेंशियल है, आर क्या है ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रेट है, टी क्या है टाइम है, ठीक है ना, समझ आ गया। अब बेटा यहाँ पे 2 वेज हैं जिससे आप जो है क्वांटिटेटिव कंपैरिजन कर सकते हो ग्रोथ ऑफ बिटवीन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब देखो यहाँ पे 2 वेज हैं जिससे आप क्वांटिटेटिव कंपैरिजन कर सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ का। तो वो 2 वेज कौन कौन से, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होता है, तो इसमें टोटल ग्रोथ अपॉन टाइम, टोटल ग्रोथ अपॉन टाइम, टोटल ग्रोथ यानी कि फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ। और रिलेटिव ग्रोथ रेट आप कैसे निकालोगे, तो टोटल ग्रोथ अपॉन इनिशियल ग्रोथ इंटू 100। तो रिलेटिव का टोटल ग्रोथ अपॉन इनिशियल ग्रोथ इंटू 100, और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट टोटल ग्रोथ अपॉन टाइम, ठीक है। तो बेटा एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ को आप ऐसे नहीं समझ पाओगे, तो मैं यहाँ एग्जांपल से बताऊँगी। तो देखो ये पहले पत्ता इतना छोटा था, मतलब 5 सेंटीमीटर का था, फिर इसने ग्रोथ की तो ये 10 सेंटीमीटर का हो गया। अब मैं इसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ निकालूंगी, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ का फार्मूला है टोटल ग्रोथ अपॉन टाइम। तो मान लो कि इसने 1 ईयर में इतनी ग्रोथ की है ना। तो ये देखो जैसे टोटल ग्रोथ, अब देखो फाइनल ग्रोथ है 10 और इनिशियल ग्रोथ है 5, तो फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ अपॉन टाइम, टोटल ग्रोथ अपॉन टाइम मल्टीप्लाई 100, ये एब्सोल्यूट ग्रोथ का फार्मूला है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो 500% आया।
ठीक है ना। अब हमने इस पत्ते की एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकाला, तो यहाँ पे ये 50 सेंटीमीटर का था, फिर 1 साल बाद ये 55 सेंटीमीटर का हुआ। ये कोई दूसरा पत्ता है, तो यहाँ पे अब आपने एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकाला, टोटल ग्रोथ यानी कि फाइनल ग्रोथ 55 माइनस इनिशियल ग्रोथ 50 और अपॉन टाइम मल्टीप्लाई 100, तो इसको क्या, ये भी 500% हुआ। यानी कि जो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट होता है ना वो सेम होता है, लेकिन अब यहाँ पे रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालेंगे, तो रिलेटिव ग्रोथ रेट का फार्मूला है टोटल ग्रोथ अपॉन इनिशियल ग्रोथ। टोटल ग्रोथ कितनी है, तो देखो ये फाइनल माइनस इनिशियल, ये लिख दिया, अपॉन इनिशियल कितनी है 5 मल्टीप्लाई 100, तो इसको सॉल्व किया तो आपका 100% आया। लेकिन इस पत्ते की निकाली तो टोटल ग्रोथ फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन ये 50 क्या है आपकी, ये आपका 50 क्या है इनिशियल ग्रोथ मल्टीप्लाई 100, क्योंकि ये रिलेटिव ग्रोथ का फार्मूला है। तो इसको सॉल्व किया तो 10% आया। तो याद रखना जो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट होता है वो सेम होता है, लेकिन रिलेटिव ग्रोथ रेट जो होता है ना वो सेम नहीं होता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे कि ग्रोथ के लिए क्या कंडीशन ज़रूरी है। बेटा ग्रोथ के लिए पानी ज़रूरी है, क्योंकि पानी की हेल्प से ही फोटोसिंथेसिस होता है, फिर ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज की रेस्पिरेशन होती है, ग्लूकोज टूटता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन और हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो इसके लिए मतलब ग्रोथ के लिए पानी बहुत ही ज़रूरी है। अब उसके बाद जो है वो ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन भी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ के लिए जो है ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तो वो प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं, फिर ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, ठीक है ना। ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट भी ज़रूरी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है ना। ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर भी बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ के लिए लाइट बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होती है। ग्रोथ जो है वो उसके लिए ग्रेविटी भी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है रूट जो है वो पॉजिटिव, वो बोलते हैं रूट जो है उसकी ग्रोथ कहाँ को होती है, टुवर्ड सॉइल। तो रूट जो है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक शो करती है, ठीक है। अब बेटा इससे रिलेटेड ये जो मैंने आपको जितना पढ़ाया इससे रिलेटेड MCQ क्या बनते हैं। तो पहला है कि ग्रोथ इन प्लांट ऑर्गन इज क्वांटिटेटिव एंड इंट्रिंसिक, ठीक है ना। तो याद रखना प्लांट ऑर्गन में कैसी ग्रोथ होती है। तो बेटा याद रखना ये क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ है नीट का, कि प्लांट ऑर्गन में कैसी ग्रोथ होती है। तो क्वांटिटेटिव एंड इंट्रिंसिक, तो प्लांट ऑर्गन में क्वांटिटेटिव और इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। अब बोला कि प्लांट की ग्रोथ एनिमल से कैसे डिफरेंट है। तो आपको मैंने बताया था इसमें, तो आपको बेटा पता क्या हमारे कंसेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर बताओ। तो आपको पता है प्लांट की ग्रोथ लोकलाइज्ड होती है और इनडेफिनिट होती है, तो हमारा आंसर ए है, ठीक है। अब आगे विच स्ट्रक्चर शो अनलिमिटेड ग्रोथ इन प्लांट। तो पौधे का जो रूट वाला पार्ट है वो अनलिमिटेड ग्रोथ का शो करता है, ठीक है ना। लेकिन जो लीव हैं, फ्लावर हैं, फ्रूट हैं, ये लिमिटेड ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है। रूट अनलिमिटेड ग्रोथ शो करता है, ये तो आपको पता ही होगा। ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गन इज डिफाइंड एज इरिवर्सिबल। अब बोलते हैं ऑर्गन की जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज। जब साइज में बोलते जब इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज होता है ना तो ग्रोथ ऑफ ऑर्गन होता है, ठीक है। तो इरिवर्स साइज में एक बार इंक्रीज हो गया, अब वो साइज वैसा ही रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, वो दोबारा वैसा नहीं होगा, ओरिजिनल में नहीं जाएगा। तो ऑर्गन की ग्रोथ जो होती है वो irreversible increase in size. Which type of cell have capacity of self perpetuation? तो वो सेल परपेचुएशन होता है कि खुद से ग्रो करना। तो वो कौन सा सेल का टाइप है जिसमें कैपेबिलिटी होती है खुद से ग्रो करने की, यानी परपेचुएशन की। तो याद रखना यहाँ पे ऑप्शन है मेरिस्टेमेटिक, कंपेनियन सेल, फिर पैरेनकाइमा और सीव सेल। तो बोलते सीव सेल जो है परमानेंट सेल होती है ना, तो इनमें परपेचुएशन नहीं होती है, ठीक है। सीव सेल में परपेचुएशन नहीं होती है। और याद रखना बेटा ये देखो ये आपके कंपेनियन सीव और पेरेनकाइमा, ये आपको पता है ये कैसे होते हैं, कंपेनियन सीव और पेरेनकाइमा, ये तीनों जो है वो परमानेंट सेल होते हैं। इनमें कभी भी परमानेंट सेल में परपेचुएशन नहीं होती, यानी कि खुद से ग्रो करने की कैपेसिटी नहीं होती। तो कंपेनियन सीव और पैरेनकाइमा। तो मेरिस्टेम जो है वो परमानेंट नहीं है, तो इसमें जो है वो परपेचुएशन होती है, खुद से
सेल्फ खुद से ग्रो करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। अब वो बेटा प्लांट की ग्रोथ यूनिक होती है, मैंने बताया था ना, यूनिक का क्या बताया था, यूनिक मतलब कि अनलिमिटेड, इंडेफिनिट, इंडिटरमिनेट और ओपन, याद रखना। प्लांट की ग्रोथ यूनिक होती है, यूनिक में क्या क्या आता है, इंडेफिनिट, इंडिटरमिन, अनलिमिटेड, ओपन। विच पैरामीटर मेजर द ग्रोथ इन फ्लैट ऑर्गन लाइक लीव्स, तो कौन सा पैरामीटर है जो कि ग्रोथ मेज़र करता है है ना। तो हमने पढ़ा था ना, जो लीफ का सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है। तो देखो बेटा, जैसे एनसीईआरटी के, अब मैंने आपको थोड़ा पढ़ाया, फिर मैंने उसके आपको एमसीक्यू बता रही हूँ, तो आपको पता चलेगा कि कैसे एमसीक्यू आते हैं। अब विच ऑफ फ्लोइंग इज़ डिफ़िकल्ट टू मेज़र डायरेक्टली, तो बोलते हैं कि किसको डायरेक्टली मेज़र करना डिफ़िकल्ट है। तो जब सेल में ना प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ जाता है तो फिर उसको डिफ़िकल्ट करना, तो उसको मेज़र करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है डिवेलपमेंट। तो डिवेलपमेंट क्या होता है, सम टोटल ऑफ ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। तो मैंने डिवेलपमेंट क्या होता है कि ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का जो टोटल होता है ना, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, जब ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दोनों मिल जाते हैं तो डेवलपमेंट होती है, ठीक है। अब जब ना किसी भी ऑर्गेनिज्म में मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है वो चेंज आता है, तब डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ प्लांट, प्लांट में डेवलपमेंट कैसे होती है आपको पता है, हम सीड की सोइंग करते हैं सॉइल में, फिर सीड जर्मिनेट होता है, जब सीड को प्रॉपर कंडीशन मिलती है सीड जर्मिनेट होता है, फिर सीडलिंग होती है, फिर सीड जुवेनाइल फेस में जाता है, ये होता है प्री रिप्रोडक्टिव फेस होता है, फिर मैच्योर होता है सीड, फिर उसको फ्लावरिंग आती है, फिर सीड फ्लावरिंग आती है, फिर सीड बनता है, फिर जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है, फिर सीन सेंस हो जाती है, ठीक है ना। पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वो सीन सेंस स्टेज होती है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये सीड है, सीड ने जर्मिनेट किया, तो ये प्लूम्यूल है और ये रेडिकल है, प्लूम्यूल फ्यूचर शूट है, रेडिकल फ्यूचर रूट है। अब सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट बोलते प्लांट सेल में जो डेवलपमेंट का सीक्वेंस है वो देखते हैं। तो बेटा ये देखो, ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, सेल डिवीज़न करेंगे, फिर जब सेल जो है डिवीज़न करेगा तो उस सेल में जो है वो प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ होगी, ठीक है। जब प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ होगी तो सेल इलोंगेट करेगा, एक्सपैंड करेगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है वो सेल अच्छे से इलोंगेट कर लेगा तो सेल जो है वो जी नॉट फेस में चला जाएगा, वो डिफरेंशिएशन करेगा, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। जब वो काम कर लेगा तो वो मैच्योर हो जाएगा, फिर मैच्योर सेल जो है वो सीन सेंस स्टेज में चले जाएंगे, जो कि प्लांट की एजिंग स्टेज है, ठीक है। अब डेवलपमेंट प्रोसेस जो है ना वो हमेशा स्ट्रेट नहीं होती है, ठीक है ना। आपको पता है डेवलपमेंट प्रोसेस स्ट्रेट नहीं होती है, तो प्लांट जो है प्लास्टिसिटी शो करता है। ये प्लास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी होता है कि जब प्लांट की वो एबिलिटी जिसमें प्लांट जो है वो डिफरेंट पाथवे को फॉलो करता है और डिफरेंट स्ट्रक्चर को डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। तो जब प्लांट जो है वो एनवायरनमेंट, जब प्लांट पे एनवायरनमेंट का अफेक्ट पड़ता है तो प्लांट जो है वो डिफरेंट पाथवे और डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो जैसे कि प्लांट जो है वो हिट्रोफाइली शो करता है। हिट्रोफाइली क्या होता है कि सेम प्लांट और सेम प्लांट की स्पीसीज़ पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम प्लांट है और उसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ लीव्स का प्रेजेंट होना, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लीव्स देखने को मिलना, उसको हिट्रोफाइली बोलते हैं। जैसे बेटा जो लार्क स्पर है ना, लार्क स्पर की जो जुवेनाइल स्टेज होती है ना, उसमें आपको पत्ता ना बड़ा ऐसे छोटा सा देखने को मिला है, जैसे धनिया का पत्ता नहीं होता है जब यंग होता है, लेकिन जब लार्क स्पर एडल्ट स्टेज में जाएगा तो वो मतलब जैसे धनिया का पत्ता पीला पड़ जाता है, चौड़ा चौड़ा हो जाता है, तो उस तरह से, है ना। तो जैसे वाटर कप है ना, ये ऐसी हिट्रोफाइली को डेवलपमेंटल हिट्रोफाइली बोलते हैं। वाटर कप देखना, वाटर कप, अगर आपका वाटर कप ना प्लांट जो है वो अगर ज़मीन में होगा ना तो आपको ज़मीन में और तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, लेकिन जब वो पानी में होगा तो आपको और तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वाटर कप प्लांट का। तो इसको एनवायरमेंटल हिट्रोफाइली बोलते हैं, क्योंकि डिफरेंट एनवायरनमेंट से जो है वो पौधे का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखो आप,
डेवलपमेंट जो है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक होते हैं इंटरनल, एक्सट्रिंसिक होते हैं एक्सटर्नल। इंट्रिंसिक इंटरनल फैक्टर होते हैं जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर जो इंट्रा सेलुलर और और ये जो आपका इंट्रा सेलुलर और ये जो आपका होता है ना प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, बेटा ये का केमिकल होता है और ये ना ये केमिकल जो है वो सेल के बीच में पाया जाता है, तो इसलिए इसको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को इंटरसेलुलर बोलते हैं। ओके, अब बेटा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है ना, प्लांट के ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं इसको प्लांट का हार्मोन भी बोलते हैं। तो पीजीआर जो है वो प्लांट का हार्मोन है, इसको फाइटो हार्मोन भी बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस भी बोलते हैं। बेटा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है ये स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल हैं विद डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है ना। तो प्लांट हार्मोन जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा केमिकल कॉम्पोजिशन होती है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसमें डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशन होती है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं वो स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये है ये स्मॉल अमाउंट, अब देखो ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, ये प्लांट के हार्मोन है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मतलब प्लांट के हार्मोन जिसको फाइटो हार्मोन बोलते हैं, और ये उसकी कंपोजिशन है। जैसे ये IAA इंडोल एसिटिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, और ये बेटा ये ऑक्सिन के ही ये मतलब ऑक्सिन के 2 हार्मोन हैं, इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड। तो बेटा ये किससे बने हैं, ये ऑक्सिन किससे बना है, इंडोल से बना है, इसलिए ऑक्सिन के 2 हार्मोन है, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड। अब अगला प्लांट का हार्मोन है जिब्रेलिक एसिड, जिसको जिबरलिन्स भी बोलते हैं, और ये बेटा टर्पीन का बना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आता है कि जिब्रेलिक एसिड या जिबरलिन हार्मोन की कंपोजिशन क्या है, टर्पीन, और ऑक्सिन की इंडोल और जिब्रेलिक की याद रखना टर्पीन, ठीक है ना। अब आगे है कौन सा हार्मोन, साइटोकाइनिन, और साइटोकाइनिन जो है इसका साइंटिफिक नेम है N6 फराइल अमीनोप्यूरिन, N6 फराइल अमीनोप्यूरिन, N6 फराइल अमीनोप्यूरिन, जिसको काइनेटिन भी बोलते हैं, काइनेटिन, है ना। अब इथाइलिन जो है वो एक बेटा ये जो है ना साइटोकाइनिन, जिसको N6 फराइल अमीनोप्यूरिन बोलते हैं, ये एडेनिन डेरिवेटिव है, एडेनिन का डेरिवेटिव है। इथाइलिन हार्मोन एक गैसेज हार्मोन है। अबसिसिक एसिड जो है वो कैरोटीनॉइड का डेरिवेटिव है, अबसिसिक कैरोटीनॉइड का डेरिवेशन है, ठीक है। और आगे है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन जो होता है ना, डिफरेंशिएशन जो है ये इसमें क्या होता है, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम होता है जिसको प्रो मेरिस्टेम बोलते हैं, ठीक है। ये एम्ब्रियो मेरिस्टेम जो है ये एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम जो है, पहले ना देखो प्राइमरी मेरिस्टेम से पहले एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम होता है, ये एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम में चेंज होता है। प्राइमरी मेरिस्टेम जो है इसमें डिवाइडिंग सेल होती हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन नहीं करते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो प्राइमरी मेरिस्टेम में आता है। जब प्राइमरी मेरिस्टेम डिफरेंशिएशन करता है तो इसकी डिवीज़न का लॉस हो जाता है और ये स्पेशलाइजेशन को गेन कर लेता है, तो जिससे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनता है। याद रखना बेटा, डिफरेंशिएशन क्या होता है, जिसमें डिवीज़न लॉस हो जाती है और सेल डिवाइड होना बंद कर देते हैं और स्पेशलाइजेशन को गेन करते हैं और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनता है। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लाइम, प्राइमरी मेडुलरी रे, ट्रैकियरी एलिमेंट जाइलम का पार्ट होते हैं, ठीक है ना। ये जो ट्रैकियरी एलिमेंट होते हैं ना बेटा, ट्रैकियरी एलिमेंट ना ये जाइलम का पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं ना ट्रैकियरी एलिमेंट में ना प्रोटोप्लाज्म का लॉस हो जाता है, लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है, ये स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं क्योंकि इसमें ना वाटर जो होता है ना, वाटर विद मोर, ठीक है, वाटर विद मोर, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं ना, और मतलब ये फ्लो करते हैं वाटर को, ठीक है ना। वाटर यहाँ पे ना मोर प्रेशर से फ्लो होता है, ठीक है ना। तो याद रखना, तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लाइम, प्राइमरी मेडुलरी रे और ट्रैकियरी एलिमेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो
यहाँ पे फिर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ना, अब बेटा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कैसे बने, डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम जो वो डी डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है, यानी कि डिफरेंशिएशन का रिमूव होना। तो अब यहाँ पे देखो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में क्या होता है कि डिफरेंशिएशन का रिमूव होना, मतलब यहाँ पे स्पेशलाइजेशन का लॉस हो जाता है और डिवीज़न का गेन होता है। यहाँ पे सल्फेट डिवाइड करेंगे तो डी डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम में आते हैं कोर्क कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कोर्क कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब री डिफरेंशिएशन होती है यानी कि फिर से डिफरेंशिएशन का ना यहाँ पे डिवीज़न लॉस हो जाती है और स्पेशलाइजेशन गेन होती है, जिससे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनते हैं सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लाइम, सेकेंडरी मेडुलरी रे, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्क। ठीक है, अब बेटा आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ फाइटो हार्मोन्स, यानी कि प्लांट के जो हार्मोन्स है। तो पहला है PFRs, तो इसके बारे में बताती हूँ। तो बेटा प्लांट के हार्मोन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स और दूसरे होते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स में आते हैं ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन। ठीक है, तो ये जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन और प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं ये सेल की ग्रोथ करते हैं, सेल का डिवीज़न करते हैं। फिर जब सेल ग्रो हो जाते हैं, सेल डिवाइड हो जाता है, फिर फ्लावरिंग आती है, फिर बीज आता है, फिर मॉर्फोजेनेसिस होती है, फिर फ्रूटिंग आती है। ठीक है ना। और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में क्या होता है, अब सीजन होता है और डोरमेंसी होती है। याद रखना, बीज बनने के बाद मॉर्फोजेनेसिस आती है, फिर फ्रूटिंग होती है। ठीक है, अब सीजन क्या होता है कि फूल, फ्लावर, फ्रूट, सीड का झड़ना अब सीज़न कहलाता है। जब फूल भी झड़ जाता है, फ्रूट भी झड़ जाता है, बीज भी झड़ जाता है, तो अब सीज़न होता है। डोरमेंसी होती है कि पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ। अब डोरमेंसी में आपको ना सीड जर्मिनेट होता हुआ नहीं दिखेगा। तो बेटा जो इथाइलिन है एक गैसियस हार्मोन है, ये ग्रोथ प्रमोटर भी है, ग्रोथ इनहिबिटर भी है। ये लार्जली ज़्यादा ये इनहिबिटर है। ये दोनों एग्रीकल्चर, ये जो गैसियस हार्मोन है ये एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। क्योंकि ये ग्रोथ प्रमोटर भी है, ग्रोथ इनहिबिटर भी है। अब सबसे पहले हम ऑक्सिन के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑक्सिन क्या है, ये बेटा ग्रीक वर्ड ऑक्सिन से डिराइव हुआ है। ऑक्सिन का मतलब होता है ग्रोथ करना। और इसके ऑक्सिन का एक्सपेरिमेंट जो है, ऑक्सिन पे एक्सपेरिमेंट किया चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन। चार्ल्स डार्विन पापा हैं और फ्रांसिस डार्विन जो है इनका बेटा, मतलब फ्रांसिस डार्विन जो है वो चार्ल्स डार्विन का बेटा है। ठीक है ना, चार्ल्स डार्विन है ना फ्रांसिस डार्विन के पापा हैं। ठीक है ना। अब इन दोनों ने ना इन दोनों फादर और सन ने ना फोटोट्रोपिज्म पे काम किया है। फोटोट्रोपिज्म पे काम किया है चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने। इन्होंने बताया कि ग्रोथ जो है, जब प्लांट ग्रोथ करता है टुवर्ड लाइट, उसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। इन्होंने ना कैनरी ग्रास का कोलियोपटाइल लिया। कोलियोपटाइल होता है जो कैनरी ग्रास है ना, उसका जो शूट अपेक्स है ना उसको कोलियोपटाइल बोलते हैं। तो इन्होंने कैनरी ग्रास के कोलियोपटाइल के साथ वर्क किया। इन्होंने क्या किया, ये देखो, ये इन्होंने कैनरी ग्रास ली और इसका जो शूट टिप कोलियोपटाइल है, अब इन्होंने यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल लाइट भेजी। तो इन्होंने क्या देखने को मिला कि ये जो शूट टिप है यहाँ से ये बेंड, इनको ना बेंडिंग देखने को मिली। अब मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। ये देखो, ये है प्लांट, ये कोलियोपटाइल है, ये शूट का अपेक्स है कैनरी ग्रास का, यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल लाइट मिली। अब शूट अपेक्स को कोलियोपटाइल बोलते हैं, आपको पता है। शूट टिप में आपको ऑक्सिन की सिंथेसिस देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बेटा ये वाला एरिया जो जहाँ पे लाइट पड़ रही है ये लाइट वाला एरिया, जहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही है वो डार्क वाला एरिया। तो आप देखोगे जब ऑक्सिन की सिंथेसिस हुई ना, अब ये ऑक्सिन जो है ये कहाँ को इकट्ठा हो जाएगा, कहाँ को जाएगा, ये डार्क वाले एरिया में जाएगा। जिस साइड लाइट पड़ रही है उस साइड को ऑक्सिन ही जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऑक्सिन कहाँ पे गया, डार्क वाले एरिया में गया। ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट डार्क वाले एरिया यानी कि शेडी एरिया में होगा जहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही है। तो बेटा ये देखो, अब देखो ये साइड अब भारी हो जाएगी। जब ये साइड भारी हो जाएगी तो ये इस साइड को झुक जाएगी। ठीक है, तो जो बेंडिंग होगी ना कोलियोपटाइल की वो किस साइड को होगी, लाइट वाले साइड को होगी। ठीक, तो इसलिए इसको ऐसी ग्रोथ को डिफरेंशियल ग्रोथ और अनइवन ग्रोथ बोलते हैं। अब कंक्लूजन क्या मिला, जो कोलियोपटाइल की टिप है वो इम्पोर्टेंट है ऑक्सिन सिंथेसिस के लिए और ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है ना। अब बेटा ये ग्रोथ डिफरेंशियल ग्रोथ होती है बेंडिंग होना। अब देखो, अब हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। ये कैनरी ग्रास की कोलियोपटाइल है, ऑक्सिन जो है कोलियोपटाइल में इकट्ठा हो गया। अब इसको कट कर दिया। अगर आपने इस एरिया को कट कर दिया ना, अब ये क्या बन गया, डीकैपिटेटेड कोलियोपटाइल। मतलब अब ये जो कैनरी ग्रास है ये बिना कोलियोपटाइल की है, यहाँ पे शूट को रिमूव कर दिया गया। तो आप इसको लाइट दो, यहाँ पे बेंडिंग नहीं होगी क्योंकि अब ऑक्सिन नहीं बनेगा। ऑक्सिन कहाँ बनेगा,
शूट टिप में बनेगा, कोलियोपेटाइल में बनेगा। अगर टिप भी नहीं होगी तो ऑक्सिन नहीं बनेगा, ऑक्सिन नहीं बनेगा तो ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गया। तो जो आपकी शूट टिप है यानी कि कोलियोपेटाइल है वो नेसेसरी है बेंडिंग के लिए। ठीक है ना। अब आगे अब आपने क्या किया, इस टिप को ना, शूट टिप को, कोलियोपेटाइल को कवर कर दिया ओपेक मटेरियल से। अब ओपेक मटेरियल से लाइट पास नहीं होती तो ऑक्सीजन नहीं बनेगा, ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी तो बेंडिंग नहीं होगी। ठीक है ना। अब आपने टिप को कवर किया ट्रांसपेरेंट मटेरियल में, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से लाइट पास हो जाती है, ट्रांसल्यूसेंट से भी लाइट पास हो जाती है पार्शली। तो अब लाइट पास हो जाएगी तो ऑक्सीजन बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट होगा तो ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी तो बेंडिंग होगी। ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब आपने ओपेक मटेरियल जो है ना यहाँ पे बुक कर दिया, तो बेटा यहाँ पे आप कवर कर दो, पर ऑक्सीजन तो टिप पे बने, ऑक्सीजन बनेगा तो ट्रांसपोर्ट होगी, ट्रांसपोर्ट होगी तो ग्रोथ होगी, यहाँ पे भी बेंडिंग होगी। अब आपने क्या करना है कि अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन बन रहा है, ये कोलियोपेटाइल शूट अपेक्स है ना, ये आपने इस एरिया को माइका से कवर कर दिया। माइका जो है इम्परमेएबल है, तो बेटा यहाँ पे ना, अब यहाँ इस एरिया में जो है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो बेटा आपको पता है, क्योंकि माइका जो है ना, माइका जो है ना, ये मटेरियल जो है ये इम्परमेएबल है, तो डिफरेंशियल ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। और बेटा देखो, इस एरिया में आप माइका से इस एरिया को कवर कर रहे हो, तो अब ट्रांसपोर्ट नहीं ना, ऑक्सीजन तो बन गया लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। अगर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो डिफरेंशियल ग्रोथ नहीं होगी, डिफरेंशियल ग्रोथ नहीं होगी तो बेंडिंग नहीं होगी। समझ आ गया। अब आपने क्या किया, ये ऑक्सीजन वाला एरिया यहाँ पे आपने इसको जेलाटिन, ये ऑक्सीजन के नीचे ये जो टिप से थोड़ा बेस वाला एरिया यहाँ पर आपने जेलाटिन से कवर कर दिया। अब आपको पता है ये जो माइका था ना, माइका था वो इम्परमेएबल था, लेकिन जेलाटिन जो है वो परमेएबल होता है। तो जेलाटिन परमेएबल होता है, ये ऑक्सीजन को अलाउ करेगा। अब जो माइका था उसने ऑक्सीजन को अलाउ नहीं किया क्योंकि वो इम्परमेएबल था माइका, तो जेलाटिन परमेएबल है, उसने ऑक्सीजन को अलाउ कर दिया, तो ट्रांसपोर्ट होगा तो डिफरेंशियल ग्रोथ होगी, डिफरेंशियल ग्रोथ होगी तो बेंडिंग प्रेजेंट होगी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट है FW वेंट। FW वेंट ने क्या किया, FW वेंट ने क्या किया, इसने बताया कि इसने ना ऑक्सीजन को आइसोलेट किया। जो ओट नहीं होता है, ओट का साइंटिफिक नेम है एविना सैटाइवा। ठीक है ना। एक मिनट बेटा। तो बेटा देखो, ये अगले साइंटिस्ट आए FW वेंट। तो FW वेंट ने बोला कि जो इसने ना ओट जो होता है ना, जो होती है ओट जो है एविना सैटाइवा, तो एविना सैटाइवा की जो शूट टिप है वहाँ से इसने ऑक्सीजन को निकाला। ऑक्सीजन जो है ये क्या है, अब ऑक्सीजन को निकाला। तो बेटा क्वांटिटेटिव रोल क्या ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का क्वांटिटेटिव रोल जो है, मतलब कि इसमें जो है क्वांटिटेटिव रोल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि जो कर्वेचर है, जो ग्रोथ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतना ज़्यादा कर्वेचर बनेगा, उतनी ज़्यादा ग्रोथ बनेगी। ठीक है ना। और आगे है, अब FW वेंट ने ऑक्सीजन की टर्म भी FW वेंट ने दी थी। ठीक है ना। याद रखना, FW वेंट ने ओट के कोलियोपेटाइल से ऑक्सीजन को आइसोलेट किया था। ठीक है ना। और ऑक्सीजन की डिस्कवरी, ऑक्सीजन की टर्म FW वेंट ने दी थी। इन्होंने लाइट दी कोलियोपेटाइल में और ऑक्सीजन बना, फिर इन्होंने इस ऑक्सीजन इस पोर्शन को जो कट कर दिया। अब जो ये जो रिमूव की ना टिप, इसमें ऑक्सीजन है। अब इन्होंने क्या किया कि एक ना अगार का ब्लॉक लिया और उसमें अगार का ब्लॉक लिया, एल्गी का ब्लॉक लिया, उसमें ऑक्सीजन रख दिया, तो वो ऑक्सीजन जो है ना वो अगार के ब्लॉक में आ गया। ठीक है ना। अब देखो, अगर मान लो ये कोलियोपेटाइल, डीकैपिटेटेड कोलियोपेटाइल है, इसमें ना शूट टिप नहीं है, कोलियोपेटाइल नहीं है। ठीक है। कैनरी ग्रास का ये है ना, कैनरी ग्रास है ना, इसकी शूट टिप को रिमूव कर दिया। अब ये ना अगार ब्लॉक में ऑक्सीजन आ गया। अब अगार ब्लॉक ना ऐसे साइड को रखना है, बन साइड को रखना है। तो अगार ब्लॉक अगर बन साइड को रखोगे तो क्या होगा, अब ये जो ऑक्सीजन है वो इस साइड को चला जाएगा। अब इस साइड जो को जाएगा तो वन साइड में चला जाएगा, इस साइड बाहर ज़्यादा हो जाएगा तो बेंडिंग इस तरफ होगी। जिस साइड ना ऑक्सीजन डिपोजिट ट्रांसपोर्ट होगा ना, उस साइड को बेंडिंग नहीं होगी, उसके ऑपोजिट साइड को, तो इस साइड को बेंडिंग हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसका डिफ्यूजन हुआ है फ्रॉम अगार ब्लॉक से। अब आप देखो आइसोलेशन। बेटा आपको पता है ऑक्सीजन का ना हमारी बॉडी के अंदर कोई भी रोल नहीं है। सबसे पहले ऑक्सीजन को ह्यूमन के यूरिन से आइसोलेट किया गया था। ऑक्सीजन को FW वेंट ने ओट के कोलियोपेटाइल से आइसोलेट किया। ऑक्सीजन का प्रिकर्सर मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन का इसका प्रिकर्सर क्या है, ट्रिप्टोफैन और जिंक है। ठीक है ना। अक्यूरेंसी ये आपको ऑक्सीजन रूट टिप और शूट टिप में देखने को मिलता है। ऑक्सीजन 2 टाइप्स के, याद रखना। ऑक्सीजन का प्रिकर्सर, ऑक्सीजन की कंपोजिशन है इंडोल, लेकिन ऑक्सीजन का जो
आपका ऑक्सिन का प्रिकर्सर यानी कि ऑक्सिन में ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड या जिंक भी पाया जाता है। ऑक्सिन 2 टाइप का, नेचुरल ऑक्सिन जो होते हैं वो प्लांट से मिलते हैं और ये प्लांट से ही आइसोलेट किए जाते हैं। तो नेचुरल ऑक्सिन कौन कौन है बेटा? ऑक्सिन है इंडोल एस्टिक एसिड, इंडोल 3 एस्टिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड। सिंथ इंडोल एस्टिक एसिड और इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड जो है ये नेचुरल ऑक्सिन है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अब सिंथेटिक ऑक्सिन जो है ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस हुए हैं। सिंथेटिक ऑक्सिन है 2 फ्लोरो डाइक्लोरो फिनॉक्सी एस्टिक एसिड, 2 फ्लोरो डाइक्लोरो फिनॉक्सी एस्टिक एसिड, 2 4 5 ट्राइक्लोरो फिनॉक्सी एस्टिक एसिड, 2 4 डाइक्लोरो एस्टिक एसिड, 2 4 5 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एस्टिक एसिड, नेफ्थलीन एस्टिक एसिड। ये जो है नेफ्थलीन एस्टिक एसिड, 2 4 डाइक्लोरो एस्टिक एसिड, 2 4 5 ट्राइक्लोरो एस्टिक एसिड, ये जो है सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं। ये सभी ऑक्सिन्स जो हैं वो एक्सटेंसिव होते हैं एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस में, ठीक है ना। अब फिर ऑक्सिन के काम क्या है? ऑक्सिन जो है अब सीज़न को रोकता है बेटा, ठीक है। जैसे यंगर प्लांट होते हैं ना, जो जिसमें यंग फ्लावर होते हैं, फ्रूट होते हैं, लीव्स होते हैं, उसमें अब सीज़न को रोकता है, यानी कि उनको झड़ने से रोकता है ऑक्सिन। और मतलब ना जो ऑर्डर प्लांट्स होते हैं ना, ऑर्डर फ्लावर फ्रूट्स होते हैं, उनमें अब सीज़न को प्रमोट करता है अब सीज़न ऑफ ऑर्डर प्लांट, ठीक है। यंगर में रोकता है ऑक्सिन। एपिकल डोमिनेंस, तो एपिकल डोमिनेंस मतलब प्लांट की एपिकल डोमिनेंस की हेल्प से प्लांट की हाइट बढ़ती है, एपिकल बड डोमिनेंट होती है। तो ये देखो बेटा, ये आपका ये स्टेम में ना ये शूट अपेक्स है, शूट अपेक्स के ऊपर एपिकल बड होती है, ठीक है ना। शूट अपेक्स के ऊपर एपिकल, जब एपिकल ना बड डोमिनेंट हो जाती है ना तो प्लांट लंबाई में बढ़ता है। और जब एपिकल बड डोमिनेंट हो तो आपकी लेटरल बड फंक्शनल नहीं होती है, लेटरल बड यानी कि एक्सिलरी बड फंक्शनल नहीं होती है, ठीक है। तो इससे जो है अगर ग्रोथ जो लेटरल बड की ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है, क्योंकि एपिकल बड अगर प्रेजेंट हो तो लेटरल बड की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। अब आगे सेल डिवीज़न एंड जाइलम डिफरेंशिएशन। तो सेल डिवीज़न का मतलब सेल की इनलार्जमेंट, ठीक है ना। तो बेटा सेल डिवीज़न और जाइलम डिफरेंशिएशन अब टिप में होती है, आपको पता है शो टिप में, रू टिप में होती है मेरिस्टेम। मेरिस्टेम के सेल जो होते हैं वो डिवाइडिंग सेल होते हैं, ये सेल डिवीज़न करते हैं ग्रोथ के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है सेल डिवीज़न के दौरान होती है सेल इनलार्जमेंट, ठीक है। अब बेटा देखो, यहाँ पे हम पढ़ेंगे पहले ऑक्सिन के यूज़, पहले हम समझ लेते हैं। ये मैंने ना एक फ्लो चार्ट बनाया है। तो ऑक्सिन के क्या यूज़ है? ऑक्सिन जो है ना वो रूटिंग में, ऑक्सिन का यूज़ रूटिंग में होता है, फ्लावरिंग में होता है, रूटिंग में होता है, फ्लावरिंग में होता है और पार्थिनोकार्पी में होता है और वीडी साइड में होता है। ऑक्सिन का यूज़ रूटिंग में कैसे होता है? तो ना ऑक्सिन का यूज़ बेटा देखो, जब स्टेम कटिंग होती है ना, स्टेम कटिंग के दौरान ना हम ना ऑक्सिन को स्प्रे कर देते हैं। मान लो आपने रोज़ के प्लांट कम टाइम में ज़्यादा रोज़ के प्लांट उगाने हैं, आप क्या करोगे, रोज़ की प्लांट की स्टेम कटिंग करोगे, उसमें ऑक्सिन स्प्रे कर दोगे तो जल्द ही रूट आने शुरू हो जाएंगे। इसको बोलते हैं, स्टेम की कटिंग को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आपको पता है ना, रूट स्टेम लीफ की कटिंग को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जब हम रिप्रोडक्शन करते हैं प्लांट की थ्रू प्लांट पार्ट्स तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो अब रूट आने जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे करने से। अब आ गया फ्लावरिंग, ठीक है ना। तो फ्लावरिंग का नंबर कैसे इंक्रीज़ होगा? तो ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन क्या करता है कि पाइनएप्पल में अगर आप ना पाइनएप्पल के प्लांट में आप ऑक्सिन स्प्रे करोगे तो फ्लावरिंग जल्दी से आ जाएगी। पार्थिनोकार्पी ऑक्सिन की हेल्प से सीडलेस फ्रूट बनते हैं, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन वाले फ्रूट। पार्थिनोकार्पी को वर्जिन फ्रूट भी बोलते हैं, तो एग्जाम्पल है टोमेटो, है ना, याद रहेगा। अब ऑक्सिन का यूज़ बीडीसाइड्स में किया जाता है। तो जो आपका 2 4 डाइक्लोरोएस्टिक एसिड, ये अब ये वाला सिंथेटिक ऑक्सिन है ना, इसका आप स्प्रे करोगे ना, ये ना बेटा ये एक बीडीसाइड है, ये डाइकोट वीड के ऊपर आप इसका स्प्रे करोगे तो डाइकोट वीड रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे देखो बेटा, मैं आपको समझाती हूँ। ये ओवरी है, ये प्लांट का फीमेल बॉडी की ओवरी है, इसमें ऑक्सिन स्प्रे करोगे ना तो क्या हो जाएगा कि जो मतलब ना जब आप ना इस पर ऑक्सिन स्प्रे करोगे तो क्या होगा, ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी सीडलेस फ्रूट में। जब आप ऑक्सिन स्प्रे नहीं करोगे तो ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब जब ओवरी बेटा ऑक्सिन स्प्रे नहीं करोगे तो ओवरी जो है वो फर्टिलाइजेशन करेगी और सीड वाला फ्रूट बनेगा।
ठीक है ना। लेकिन ऑक्सीजन स्प्रे करोगे ना ओवरी में तो ओवरी चेंज हो जाएगी सीडलेस फ्रूट में, समझ गए। अब बेटा देखो ये जो आपका वीडीसाइड है ना, इसको एजेंट ऑरेंज भी बोलते हैं, डाई ऑक्जिन भी बोलते हैं, डिफोलिएटिंग एजेंट भी बोलते हैं। ये जो वीडीसाइड है एजेंट ऑरेंज बोलते हैं, एजेंट ऑरेंज बोलते हैं, डाई ऑक्जिन बोलते हैं, डिफोलिएटिंग एजेंट भी बोलते हैं। अब जब आप ना इसका स्प्रे करते हो तो पत्तियाँ ना झड़ने लगती हैं। ये ना वियतनाम वार में जो है इसका यूज़ किया गया था। एजेंट ऑरेंज और डाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम ना वियतनाम वार में क्या हुआ था कि जो सोल्जर्स थे वो ना प्लांट्स में छिप गए थे। तो फिर दूसरे ऑपोजिशन ने क्या किया कि ये एजेंट ऑरेंज डाइऑक्सिन यानी कि ऑक्सीजन 2 फ्लोरो डाइक्लोरोएसिटिक एसिड का स्प्रे किया, पत्तियाँ जड़ गई और सोल्जर जो है पकड़े गए, ठीक है। तो ये हमारी हो गई यूजेस। अब हम करेंगे फंक्शन। तो ऑक्सीजन का क्या काम होता है, ऑक्सीजन जो है एपिकल डोमिनेंस में हेल्प, ऑक्सीजन का काम एपिकल डोमिनेंस में, एब्सीजन में, जाइलम डिफरेंशिएशन में और सेल डिवीज़न में होता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का काम एपिकल डोमिनेंस में होता है, एब्सीजन में होता है, मतलब ये यंगर प्लांट की एब्सीजन को रोकता है ना। एपिकल डोमिनेंस में मतलब ऑक्सीजन जो है वो प्लांट की हाइट को बढ़ाता है, मतलब अगर एपिकल बड प्रेजेंट होगी ना तो फिर लेटरल जो ब्रांचेस है वो डेवलप, लेटरल बड जो काम करना बंद कर देंगी, ठीक है ना। तो अब सीजन यंगर प्लांट में जो फ्लावर फ्रूट होते हैं उनको जड़ने से रोकता है ऑक्सीजन का अगर स्प्रे कर दें, ठीक है। जाइलम डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि, ठीक है, जाइलम डिफरेंशिएशन में आपको पता है कि टिप में मेरिस्टेम होते हैं, तो ठीक है ना। तो ये मतलब जाइलम डिफरेंशिएशन में भी ऑक्सीजन काम आता है, ठीक है, ताकि वाटर ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो सके। और सेल डिवीज़न में भी ऑक्सीजन का काम होता है। तो सेल डिवीज़न में क्या होता है, क्योंकि टिप में मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है तो मेरिस्टेम डिवाइडिंग सेल होते हैं, सेल डिवाइड करेंगे फिर इनलार्ज करेंगे, तो इस तरह से, ठीक है। अब ऑक्सीजन कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो रूट टिप और शूट टिप में पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है जिबरेलिन। जिबरेलिन की डिस्कवरी किसने की थी, तो बेटा देखो जिबरेलिन एक जापान के फार्मर थे, जापान का किसान था एक, उसने ना अनयूजुअल राइस सीडलिंग की, ठीक है। तो जब उसने अनयूजुअल राइस सीडलिंग देखी तो उसने देखा कि वो राइस का प्लांट एक्सेसिव टॉल है, उसका तना वीक है और वो एक स्ट्राइल प्लांट है, वो उसमें सीड नहीं है, वो उसने सीड नहीं कैरी किया है। तो जब उसने ये करैक्टरिस्टिक प्लांट में देखे तो उसको पता चला कि वो राइस का प्लांट जो है एक फंगल डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, जिसको बैकेन डिजीज़ बोलते हैं, फुलिश सीडलिंग बोलते हैं, बैकेन डिजीज़ और फुलिश सीडलिंग बोलते हैं। अब जिबरेलिन की डिस्कवरी किसने की है, तो एक जापानिस्ट थे, जापानिस्ट प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे, जापानिस्ट थे। तो बेटा अब जापानीज फार्मर को पता चल गया कि जापानीज प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे ना, जापानीज प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे ई कुरोसावा को 1926 में पता चल गया कि इस राइस को ये अनयूजुअल राइस सीडलिंग है, इसको बीमारी लगी और ये बीमारी किस फंगस से लगी है, जिब्रेला फ्यूजिकुराई। इस फंगस का नाम रखा गया जिब्रेला फ्यूजिकुराई से अनयूजुअल राइस सीडलिंग को फंगल डिजीज़ हो गई है। और ये किस फंगस से हुई, जिब्रेला फ्यूजिकुराई से, और उस डिजीज़ का नाम है बाकेन डिजीज़ और फुलिश सीडलिंग। अब उसने इस फंगस को ना निकाला और उसने सिम्टम देखे फुलिश सीड, हेल्दी प्लांट में फुलिश सीडलिंग या बैकेने डिजीज़ के सिम्टम देखे। याबूता साइंटिस्ट था, उसने ना ये एक्टिव सब्सटेंस निकाला जिबरेलिन, जो कि नेचुरल जिब्रेलिक एसिड है, ये एक ग्रोथ हार्मोन था, ठीक है, ये सब्सटेंस ग्रोथ हार्मोन था। बेटा इसमें ना हमें 100 से ज़्यादा जिबरेलिक एसिड देखने को मिले, GA1 GA2 GO3। तो GO3 जो था वो वाइडली यूज़ किया गया। अब आगे है कि जिब्रेलिक एसिड का प्रीकर्सर कौन सा है। जिब्रेलिक एसिड जो है इसका इसका वैसे कंपोजिशन टर्पीन है ना, लेकिन इसका प्रीकर्सर है एसिटाइल को एंजाइम ए, और एसिटाइल को एंजाइम ए जो है वो जिब्रेलिक एसिड को बनाता है, ठीक है ना। तो एसिटाइल को एंजाइम ए है, ये जिब्रेलिक एसिड का प्रीकर्सर है। अब जिब्रेलिक एसिड का काम क्या होता है, जिब्रेलिक एसिड ना स्टेम की ग्रोथ करता है, बोल्टिंग करता है, सीड जर्मिनेशन करता है। बोल्टिंग का मतलब क्या होता है, बोल्टिंग का मतलब होता है कि इंटरनोड की इलोंगेशन होना, जैसे रोजेट प्लांट है उसमें इंटरनोड की इलोंगेशन होना।
तो बेटा बोल्टिंग आपको कहाँ देखने को मिलती है? रोजेट प्लांट, कैबेज में और वीट में। तो इनमें इंटरनोड की लॉन्ग। अब देखो जैसे पहले इंटरनोड, ये दो नोड के बीच इंटरनोड होती है ना, तो पहले इंटरनोड वाला एरिया कितना छोटा सा, जब जिब्रेलिक एसिड स्प्रे किया गया तो इंटरनोड की इलोंगेशन हुई, ठीक है ना। तो जुवेनाइल प्लांट में जब GA3 स्प्रे किया गया तो अर्ली सीड बना। अर्ली मतलब ना, अगर जुवेनाइल प्लांट में आप जिब्रेलिक एसिड स्प्रे करोगे तो बड़ी जल्दी सीड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। फार डोर्मिनेंट सीड, तो जिब्रेलिक एसिड में ना जो आपका इनएक्टिव सीड है ना, वो अगर आप जिब्रेलिक एसिड स्प्रे करोगे तो वो जर्मिनेट करेगा, ठीक है ना। तो जब डोरमेंट सीड में जिब्रेलिक एसिड स्प्रे किया गया तो जिब्रेलिन ने क्या किया, उसने हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज़ किया। हाइड्रोलिटिक एंजाइम कौन से? अमाइलेज प्रोटीलेज रिलीज़ किया, मोबाइलेशन और न्यूट्रिएंट की, है ना। तो क्या अब बेटा देखो, अब और क्या होता है, अब देखो आप समझ गए ना कि जिब्रेलिक का स्टेम की ग्रोथ में इंटरनोड इलोंगेशन करता है। जिब्रेलिक जो है वो स्टेम की ग्रोथ करता है। जिब्रेलिक बोल्टिंग यानी कि इंटरनोड की इलोंगेशन भी करता है। किस किस में? कैबेज, बीट, रोजेट प्लांट में, ठीक है ना। और जिब्रेलिक और क्या क्या करता है ये बेटा याद रखना, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये ना, एजिंग को रोकते हैं जिब्रेलिक, ठीक है। जिब्रेलिक का यूज़ क्या है, फंक्शन तो मैंने बता दिया। जिब्रेलिक ना फ्रूट की ग्रोथ करता है, मतलब ना ये ना जिब्रेलिक एप्पल का साइज बढ़ाता है, यानी एग्जांपल मान लो ये एप्पल के साइज़ को बढ़ाता है, शेप में इम्प्रूवमेंट लाता है। जैसे अंगूर का है ना, ये देखो ये जैसे अंगूर है, अंगूर की जो स्टाक है कितनी छोटी, तो कम अंगूर लगे। जब जिब्रेलिक स्प्रे करोगे तो इसमें स्टाक बड़ी हो जाएगी, कितने सारे अंगूर लग जाएंगे, ठीक है ना। तो जो आगे है तो मैंने बताया कि जिब्रेलिक जो है वो फ्रूट की ग्रोथ करता है। फिर ये ना राइपनिंग को डिले कर देता है, यानी ये ना मार्केट पीरियड इंक्रीज कर देता है। मार्केट पीरियड इंक्रीज यानी कि कुछ टाइम पहले मैगी बैन हो गई थी ना, क्योंकि उसमें कुछ टॉक्सिक एलिमेंट पाया गया था। तो इससे जो है वो मतलब ये राइपनिंग को डिले कर देता है, ताकि मार्केट पीरियड जो है, इसको रहने दो एग्जांपल को, ये ना जिब्रेलिक जो है वो डिले कर देता है राइपनिंग को, ठीक है। जिब्रेलिक मार्ट ईल्ड को बढ़ाता है। मार्ट क्या होता है? मार्ट एक बेटा ड्राई सीड होता है और ये ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे जो बार्ले सीड ग्रेन्स होते हैं ना, इनके अमाउंट को बढ़ाता है जिब्रेलिक ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है, और ये बार्ले के सीड होते हैं उनके अमाउंट को बढ़ाता है, जिससे ज़्यादा बियर बनती है, ठीक है ना। तो ये जो है, इसलिए ये मार्ट ईल्ड को इंक्रीज़ करता है, ठीक है ना। अब ये जो है जिब्रेलिक जो है ना, ये शुगर केन ईल्ड को भी बढ़ाता है। शुगर केन ईल्ड को जिब्रेलिक का स्प्रे करने से शुगर केन का ईल्ड भी बढ़ेगा। ये क्विकर मैच्योरिटी करता है, मतलब अर्ली सीड, मतलब क्विकर मैच्योरिटी का मतलब क्या है? जिब्रेलिक जो है ना सीड की ना टाइम से पहले प्रोडक्शन कर देता है। जिब्रेलिक का स्प्रे करने से जो आपकी सीडलिंग होगी उसमें मतलब बड़ी जल्दी सीड आ जाएगा, सीड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे मान लो जेनेटिकली डिवार्फ प्लांट है, आप जिब्रेलिक स्प्रे करोगे तो मतलब कि प्लांट टॉल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है इसके बारे में पूछा था कि क्या कैसे होते हैं, तो आपको डेफिनेट पता होगा ना प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में। तो आप जो है वो क्वेश्चन पहले इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। तो ये सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसकी डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन है। कौन सा फंक्शन जो है वो जिब्रेलिक एसिड का कौन सा फंक्शन है? जिब्रेलिक बोल्टिंग भी करता है, जिब्रेलिक सीनेंस को डिले करता है, जिब्रेलिक सीड जर्मिनेशन करता है, लेकिन जिब्रेलिक जो है वो राइपनिंग नहीं करता है, राइपनिंग इथाइलिन करता है। आगे द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू फॉलो डिफरेंट पाथवे एंड प्रोड्यूस डिफरेंट स्ट्रक्चर इन रिस्पॉन्स टू एंड। तो हमने पढ़ा था ना प्लास्टिसिटी क्या होता है? प्लास्टिसिटी होता है कि प्लांट जब डिफरेंट पाथवे और डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं एनवायरनमेंट के इफेक्ट से, और एग्जाम्पल है प्लास्टिसिटी की हेटेरोफिली, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे। तो बेटा ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है तो इसको हम 2 पार्ट में करेंगे, ठीक है।
तो नेक्स्ट पार्ट जो वो शॉर्ट होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि ये जो है ये नोट्स ओनली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मतलब ये प्योर एनसीईआरटी के नोट्स हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना जितना मैंने, अगर मैं थोड़ा सा पढ़ा रही हूँ तो मैंने इसको सभी एग्ज़ाम के PYQ भी कवर किए हैं जो बन सकते हैं, और मैंने PYQ के अलावा भी काफ़ी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बेटा प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फॉर गेटिंग मोर बेनिफिट्स। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।